So hello everyone, a huge welcome to Bioverse. I am your bio mentor and I am going to break down your biology topics with simple diagrams, easy explanation and important question discussion. So अगर आप क्लास 12 में हो एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट हो एंड बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने में स्ट्रगल करते हो तो ये चैनल आपके लिए. सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे CBSE हो या CHSE हो या भी कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नीट हो, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो ये वाले चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको अपने रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि हम इधर मेन पॉइंट जो भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नीट हो या फिर फर्दर एग्ज़ाम में तुम्हारे लिए ज़रूरत होगी, जो कॉन्सेप्ट समझने में जो कॉन्सेप्ट समझने में तुमको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं ट्राई करूँगी ये वाला वीडियो में आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ. ओके, सो वी ऑल नो दैट humans are sexually reproducing animals. So what is reproduction? Reproduction is a very important biological process in which an animal makes a offspring. मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल हो या प्लांट हो अपने जैसे ही एक एनिमल या फिर प्लांट क्रिएट करता है, अपने जैसे ही एक ऑफस्प्रिंग पैदा करता है. तो ये रिप्रोडक्शन है. इट इज़ सेड एज द ओमनी प्रेजेंट मिरेकल ऑफ लाइफ. अगर आप कभी सोचे हो, अगर रिप्रोडक्शन जैसा एक प्रोसेस ना होता तो क्या होता? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो मे बी कोई स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, क्योंकि यही रिप्रोडक्शन एक स्पीसीज़ का मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल को बहुत अफेक्ट करता है. ओके, सो ह्यूमन में ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे इवेंट में होता है, ना कि ये एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे इवेंट में होता है. सो क्या क्या इवेंट होता है? इट स्टार्ट्स विथ formation of gametes. That is first point is the gametogenesis. So gametogenesis क्या होता है? Gametogenesis मतलब in male it is male gametogenesis or the spermatogenesis, and in female that is the formation of the female gamete, that is the oogenesis or female gametogenesis. अब क्या हो गया? अब डिफरेंट मेल में मेल गैमेट बन गया, फीमेल में फीमेल गैमेट बन गया. अब सिर्फ गैमेट बन जाने से तो नहीं होगा, अब उन दोनों को क्या होना है? करीब लाना है. तो ये कैसे करीब आएंगे? क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का. कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. अगर हम देखेंगे मोस्टली क्या होता है, स्पर्म का ही ट्रांसफ़र होता है और ओवम एक ही जगह पे रहता है. ओके, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. सो पहला हो गया गैमेटोजेनेसिस, देन आ गया इंसेमिनेशन, देन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का इन्फ्यूजन होगा और फ्यूजन होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद तैयार होगा हमारा जाइगोट, एंड दिस जाइगोट will further be developed and will be grown to blastocyst, and then from this blastocyst another embryonic development will be occur, and the zygote will undergo like gestation period. Okay, so क्या होगा? हमारा जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बनेगा उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा.
कहाँ पे होगा ना, मदर के ऊम में होगा। जब मदर के ऊम में होगा तो धीरे 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 जाइगोट एक फीटस में कन्वर्ट होगा। एक फीटस मतलब उसमें ऑर्गन का डेवलप होगा, हाथ, पैर, आँख, कान, सभी ऑर्गन, हार्ट, सभी इंटरनल सभी एक्सटर्नल ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सो धीरे 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 जब वो एक मैच्योर बेबी में कन्वर्ट होगा तब जाके डिलीवरी होगा बेबी का, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैचुरेशन। तो मतलब तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स लाइक तो व्हाट आर द मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स सिक्वेंशियली हम बोल सकते हैं। पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, देन होगा इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन हमारा जाइगोट फॉर्मेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट एंड फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन द पैचुरेशन और द delivery of the baby will occur. So these are the main reproductive events that are coordinated by interaction of hormones. Okay, अब ये क्या बात हुई। अब आप लोगों को ये सोच के हैरान हुआ होगा कि ये जो सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये कैसे अपने आप काम करते हैं। एक्चुअली ये जो भी सारे इवेंट्स हैं ये हमारा ब्रेन में होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो सीक्रेट करता है हार्मोन, इसका इंटरैक्शन से ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सब कोऑर्डिनेट करके हमारा रिप्रोडक्शन को साइकिलिंग करता है, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे लेता है। ओके ओके, देन वी विल गो टू द स्पेसिफिकली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी सारे ऑर्गन हो, चाहे वो डक्ट हो या ग्लैंड हो या कुछ भी हो, जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मेल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो मेनली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो टाइप में डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, पहले क्या हुआ, पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो मैं थोड़ा लिख के ये बता सकती हूँ। ओके ओके, तो पहले होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी होता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। सो ये क्या हुआ ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसको गोनाड भी बोला जा सकता है। ओके, सो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा गैमेट बनता है, मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द मेल गोनाड। ओके ओके, तो कितने टेस्टिस होते हैं ना, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और उसके साथ एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब ये जो एसेसरी डक्ट्स हो या फिर ये जो ग्लैंड्स या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सब हमारा एसेसरी सेक्स ऑर्गन में के अंडर में आएंगे। ओके ओके, अब हम सबका पिक्चर एक डायग्राम देखेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेशन होता है। पहले इसका देखेंगे लोकेशन, तो इसका लोकेशन होता है पेल्विक रीजन में। ओके, सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज 2 testes, like we can highlight here. Okay, so this is a testes, so the 2 pairs of testes are the primary sex organ. So the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. It is called scrotum. Okay okay, so first we will learn about the testes. So ये कहाँ पे होता है, ये होता है outside the abdominal cavity. ये क्या होता है, generally the 2 testes are packed inside a loose pouch of skin, जिसको हम स्कॉटम सैक बोलते हैं या फिर स्कॉटम बोलते हैं। मतलब ये एक पाउच, एक स्किन का पाउच में ढके हुए होता है।
इसको हम स्कॉटम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि टेस्टिस के ऊपर जो पाउच ऑफ स्किन, मतलब वो जहाँ जिसके ऊपर ढके हुए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्कॉटम और स्कॉटम सैक। जनरली क्या होता है, ये जो स्कॉटम होता है ये 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब आप ये पूछेंगे ये क्यों होता है? क्योंकि ये हेल्पफुल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, तो जनरली स्कॉटम में 37 से 2 मतलब 35 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये नेसेसरी होता है, क्यों? ये नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, सो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इसका शेप कैसे होता है? ओवल शेप होता है, एंड लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। इसको यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो टेस्टिस एक डेंस टिश्यू कवरिंग में पैक होता है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। देन एंड अभी इसका हम अगर टेस्टिस के माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि टेस्टिस क्या होता है। ईच टेस्टिस का 250 कंपार्टमेंट्स होता है। 250 कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? ईच कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, सो ये वाला फिगर में आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। ओके, अगर ये मैं दिखाना चाहूँगी तो ये होता है ऐसे। अगर हमारा टेस्टिस यहाँ पे होता है तो ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कन्वोल्यूटेड होके 1 से 3 या फिर ज़्यादातर सेमिनिफेरस ट्यूबल पाया जाता है। तो फिर अब क्या हुआ? टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर हम कंपार्टमेंट पाए जिसको हम बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम पाए सेमिनिफेरस ट्यूबल, एंड ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल इट इज़ अबाउट 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये इतना लंबा पूरा कन्वोल्यूटेड होके उसके अंदर रहता है। तो इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल? एक्चुअली यही ट्यूबल से ही हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है। मतलब मेल गैमेट यहाँ से ही प्रोडक्शन होता है। ओके, so each lobule contains 1 to 3 highly concoiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell. अब मैं बोल दी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म बनता है, पर कैसे बनता है ना? द सेमिनिफेरस ट्यूबल के लाइनिंग में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल और इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, और एक होता है सर्टोली सेल। अब ये 2 टाइप के सेल ही हमारा स्पर्म का ग्रोथ और स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका नाम होता है मेल जर्म सेल। इसका मतलब क्या होता है ना? यही मेल जर्म सेल, यहीं से ही हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। The male germ cell undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation. And while the Sertoli cell, these are also called the sustentacular cell, मतलब the nurse cell. These provide the nutrition to the growing sperm. Okay. And beside these 2 types of cell, there is a region outside the seminiferous tubule, जिसको हम बोलते हैं interstitial spaces. मतलब इधर हो गया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसके अंदर ऐसे ऐसे, इसके अंदर हम अगर ऐसे ऐसे क्या इसके अंदर हमें मिला सेमिनिफेरस ट्यूबल, एंड सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक तरह के सेल्स पाए जाएंगे जिसको हम बोलेंगे लेडिक सेल। इसका भी काम क्या होता है? ये क्या करता है? सिंथेसाइज एंड सिक्रेट। क्या सिंथेसाइज एंड सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन जिसको बोला जा सकता है। ओके,
तो मेनली यहाँ पे हम क्या क्या पाए ओवरऑल बताती हूँ। यहाँ पे हम टेस्टिस, ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 से 3 मतलब 1 से 3 हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूबल पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या होता है, उसके अंदर 2 तरह का सेल होता है। एक होता है जर्म सेल जो हमारा स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और एक होता है हमारा सटोली सेल जो कि हमारे ग्रोइंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस देयर वी कैन फाइंड द लेडिक सेल। एंड द लेडिक सेल क्या करता है, ये सिक्रेट करता है मेल हार्मोन और द मेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज एंड्रोजेंस। okay so after knowing about the primary sex organ that is the testis, we can move to the accessory sex ducts. okay मैं बोली थी पहले कि पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड में आएगा एसेसरी ऑर्गन। सो एसेसरी ऑर्गन में क्या होता है, हम डक्ट पाते हैं और एक होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ओके तो पहले हम इसको जानेंगे कि एसेसरी सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रेड टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड भास डिफरेंस। ओके सो हम इसको सिक्वेंशियली ही इसको याद रखना ही बेहतर होगा। तो पहले क्या होगा, रेड टेस्टिस, देन होगा भासा एफरेंसिया, देन होगा एपिडिडाइमिस, देन होगा भासा डिफरेंस। अब इसको सिक्वेंशियली क्यों याद रखें, क्योंकि यही डायरेक्शन में हमारा स्पर्म मूव करता है थ्रू द भास डिफरेंस टू द ओपनिंग, ओके यूरेथ्रल ओपनिंग। सो यही डायरेक्शन और यही सीक्वेंस हमें पूरा का पूरा याद करना होता है। ओके द सेमिनिफेरस ट्यूबल ऑफ द टेस्टिस क्या होता है, ओपन होता है भास एफरेंसिया में थ्रू टेस्टिस। ओके ये वाला थिंग हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ओके ये वाला पिक्चर तो क्या होता है ना, एसेसरी डक्ट में हम जो सेमिनिफेरस ट्यूबल ये क्या होता है, ओपन होता है एक नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड द रेड टेस्टिस। हियर वी कैन फाइंड द रेड टेस्टिस। ओके एंड दीज ट्यूबल्स ऑफ रेड टेस्टिस again collected into a duct, it is called the vasa efferentia and here is this is the vasa efferentia. And again these ducts of vasa efferentia we can see the merging occurs. Okay the ducts of vasa efferentia merge and leaving the testis, वो क्या करते हैं, टेस्टिस को लीव करते हैं एट ए पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। व्हाट, एपिडिडाइमिस। यहाँ से देखो टेस्टिस से ये जो ट्यूबल्स क्या होते हैं बाहर चले जाते हैं, कहाँ मिलते हैं फिर ये जो ट्यूबल्स एपिडिडाइमिस से बाहर होके जाते हैं भास डिफरेंस में। सो भास डिफरेंस क्या होता है ना, भास डिफरेंस होता है एक डक्ट जो कि इधर से स्पर्म को कलेक्ट करके वो लेके जाएगा थ्रू द सेमिनल वेसिकल, सो द सेमिनल वेसिकल टू द ओपनिंग। ओके सो okay the seminiferous tubule of the testis open into the vas efferentia through red testis. The vas efferentia leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. So हम क्या देखें यहाँ पे ना कि सेमिनिफेरस ट्यूबल का सारे डक्ट रेड टेस्टिस में जाके मर्ज हुए, देन ये सारे ट्यूबल जाके भास एफरेंसिया में मर्ज हुए, देन एट ए पॉइंट दैट इज एपिडिडाइमिस, वहाँ से वो लोग निकल के द मेन कलेक्टिंग डक्ट दैट इज भास डिफरेंस में गए, देन वहाँ से वो कहाँ तक मूव करेगा, वो भास डिफरेंस से जाके वो
सेमिनल वेसिकल से पास करके यूरेथ्रा में जाके ओपन होगा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। एंड ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही यूरेथ्रल मीटर्स होता है, मतलब यूरिन एंड स्पर्म का ओपनिंग एक ही होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटर्स। ओके, सो अभी हम क्या जाने, अभी हम अच्छे से जाने कि एसेसरी डक्ट्स कौन कौन होते हैं और उनका फंक्शन हम 3 पॉइंट में, 2 या 3 पॉइंट में मेनली याद रखेंगे। तो पहले क्या हुआ, एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन हुआ स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना, कहा किसको, स्पर्म को, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। तो पहला पॉइंट, फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट्स क्या हुआ ना, ये स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। और दूसरा फंक्शन क्या हुआ, दूसरा फंक्शन हुआ ओके, तो एक ही फंक्शन जैसे कि ये कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा स्पर्म का फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। ओके, देन वी विल कम टू द व्हाट, ग्लैंड्स, एसेसरी glands. Here it is about, first written is about the external genitalia. Okay, no problem. So in male reproductive system, the external genitalia means the penis. Okay, so you can see from this diagram. So penis is the male copulatory organ. So what is penis? Now penis is the male copulatory organ. It forms the external genitalia of the male reproductive system. It is generally covered by a thin loose skin. Okay, and its anterior is normally, it is like a expanded end. its anterior को हम क्या बोलते हैं, इसको हम glans penis बोलते हैं. Okay, so the external genitalia means the penis. It is made up of special tissue that helps in erection of the penis. तो इसका मतलब जब कोई भी मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो देयर इज ए इरेक्शन ऑफ द पेनिस, एंड ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन में, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म. तो ये जो एंड पेनिस का जो एक हेड होता है वो एनलार्ज्ड एंड होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस भी बोलते हैं, एंड ये कवर होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको हम फोर स्किन भी बोलते हैं. ओके, सो फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है. ओके, सो फंक्शन ऑफ पेनिस इज टू हेल्प और टू फैसिलिटेट the sexual intercourse which will lead to fertilization and subsequent phases. Then हम जानेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में. सो पहले क्या होता है ना, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में होता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ओके, सो जो हमारा जो पहले देखेंगे हम सेमिनल वेसिकल. तो सेमिनल वेसिकल होता है, क्या होता है ना, ये पेयर स्ट्रक्चर होता है. पेयर स्ट्रक्चर होता है, ये 2 लोबुलेटेड मेम्ब्रेनस पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. कहाँ पे पाए जाते हैं ना, पोस्ट सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. सो ये पिक्चर में हम देखेंगे, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके पोस्ट सरफेस में यहाँ पे 2 हम सेमिनल वेसिकल पाए जाते हैं. तो इसका फंक्शन क्या होता है, जनरली ये क्या करता है ना, ये ऐसे ये दिमाग में मत बैठाना कि ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करता है या फिर स्पर्म को रिजर्व करता है. नो, ये क्या करता है, ये एक विस्कस फ्लूइड निकालता है. यहाँ से जो सिक्रेशन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सेमिनल फ्लूइड. ये सेमिनल फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है. क्या कंट्रीब्यूट करता है ना, यहाँ ये प्रोटेक्ट करता है एंड नरिशमेंट देता है जो स्पर्म्स को. ओके, तो पहला वाला जो हमारा ग्लैंड था वो था सेमिनल वेसिकल. तो उसका फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन, टू गिव प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म. देन सेकंड हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड.
सो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मेनली यूरिनरी ब्लैडर के बेस में पाया जाता है। ये क्या करता है? एक अल्कलाइन मिल्की वाइट फ्लूइड सिक्रेट करता है। तो इसका फ्लूइड अल्कलाइन है, तो इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ होता है ये न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिडिटी। यूरिन जब पास हो जाता है तब रेसिडुअल जो यूरिन होता है वो थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है। उसी कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है द एसिडिटी एनवायरनमेंट आफ्टर द यूरिनेशन। और भी इसका एक काम होता है, जब इंसेमिनेशन हो जाता है तो फीमेल जेनिटल में क्या होता है? एसिडिक कंडीशन को ये भी न्यूट्रलाइज करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रेट करता है उसका दो फंक्शन होते हैं। मेनली ये खुद का मतलब यूरिनेशन के बाद अपना जो एनवायरनमेंट होता है उसका न्यूट्रलाइज करता है, एंड इंसेमिनेशन के बाद फीमेल वेजाइना में भी जो एसिडिक कंडीशन होता है वहाँ पे भी ये न्यूट्रलाइजेशन करता है, जिससे स्पर्म अच्छे से मूव कर सके एंड अपने मतलब ओवम के ओर अच्छे से जा सके। तो यहाँ और जो थर्ड ग्लैंड है वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जा सकता है। इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो दीज आर स्मॉल साइज्ड लाइंग आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये है यूरेथ्रा। दिस इज द यूरेथ्रा एंड दीज आर स्मॉल टाइनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और द काउपर्स ग्लैंड। सो ये काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं ना, ये क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। मतलब इसका जो सिक्रेशन होता है वो लुब्रिकेशन करता है कॉपुलेशन के टाइम, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छे से हो या फिर फैसिलिटेशन करता है। ये एक लुब्रिकेंट टाइप का क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि रिलीज्ड होता है टिप ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ओके, तो ओवरऑल जो एसेसरी ग्लैंड्स है इनका फंक्शन क्या हुआ? ये कंट्रीब्यूट करेंगे सेमिनल प्लाज्मा ऑफ द सीमेन और द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। ओके, तो जो भी स्पर्म जाएगा उसमें ये सब एडअप होके जाएंगे और इसीलिए मे बी द स्पर्म को हाईली न्यूट्रिशियस माना जाता है। ओके, नो डाउट अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी जाने अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ओके, सेम लाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम contains what? One प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा? जैसे वहाँ पे टेस्टिस था, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे होगा ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, एंड जो एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या रहेंगे? हमारे रहेगा ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वाजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेनली these are located in the pelvic region of a female. These parts of the system along with a pair of mammary glands. So all the female reproductive parts are present in the pelvic region. But एक होता है mammary gland जो कि breast बोलते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारा मतलब जो हेल्प करता है मिल्क सिक्रेशन में, जो कि जो बेबी होता है आफ्टर पैचुरेशन वो बेबी को नरिशमेंट देता है और mammary fluid or the mammary gland secretion helps the baby's development and growth. Okay. So the primary sex organ of female reproductive system is a pair of ovaries. So ovaries are almond shaped organs. कैसा शेप होता है इसका? almond जैसे शेप होता है। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन ये पाए जा सकते हैं। यहाँ पे फिगर होगा, हाँ यहाँ पे ये है टिपिकल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, सो ये almond शेप्ड का ओवरीज है जिसका लेंथ लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर
एंड वेट लगभग 3 ग्राम टू 4 ग्राम के आसपास होता है एंड ये लोअर एब्डोमेन के ईच साइड में पाए जा सकते हैं। तो ओवरी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। फीमेल गैमेट मतलब ओवम और एग का प्रोडक्शन होगा। ओके, देन आफ्टर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वी कैन सी हियर इज द ओविडक्ट, दिस इज कॉल्ड द ओविडक्ट। तो जानेंगे कि ओविडक्ट में कितने कितने पार्ट होते हैं। ओके, एंड दिस इज द यूटेरस पार्ट, this is the uterus or the womb, and this is the cervix and this is the vagina. Okay, so this is the diagrammatic sectional view of the female reproductive system. अभी एक एक उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So ovaries are the primary sex female sex organ. ये क्या करता है, फीमेल गैमीट या फिर एग का प्रोडक्शन करता है। इस सिर्फ एग का प्रोडक्शन इसका काम नहीं होता, ये भी स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम ओवरियन हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, एंड ये क्या होता है, ईच ओवरी कवर्ड होता है एक थिन एपिथेलियम में जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, एंड ये जर्मिनल एपिथेलियम के लाइनिंग में हम वही जैसे जर्म सेल पाया जा सकता है, मतलब जहाँ से हमारा ओवम एग प्रोडक्शन होगा। ओके, सो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा। तो अगर हम यहाँ पे ओवरी का डायग्राम में से बनाएंगे तो अगर ये ओवरी हुआ तो ओके, so this is the stroma is again this is the stroma part and it is again divided into two zones, and the peripheral, it is the peripheral cortex and inside part is the inner medulla. So इसका दो पार्ट होते हैं, एक होता है peripheral cortex and an inner medulla. ओके, तो ओवरीज का फंक्शन क्या हुआ, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन और ओवरियन हार्मोन। देन नेक्स्ट हम आएंगे ओविडक्ट में, ये आएगा हमारे एसेसरी ऑर्गन और एसेसरी डक्ट्स के अंडर। ओके, सो ओविडक्ट को हम और भी फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। सो फैलोपियन ट्यूब्स का लगभग इसका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, यहाँ से ये यूटेरस से निकल के हमारा ओवरी के पास ऐसे खुलता है। इसका मेनली 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं ना, एक होता है हमारा इनफंडिबुलम एंड दूसरा एम्प्यूला एंड तीसरा इस्थमस। ओके, सो व्हाट इज इनफंडिबुलम? इनफंडिबुलम इज द फनेल शेप्ड, और ये एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या होगा ना, जब ओवरी में ओवम का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा तब ये बाहर आएगा और इसको कलेक्ट करेगा हमारा इनफंडिबुलम, एंड द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे फिंगर लाइक ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे जब यहाँ से ओवरी से एग निकलेगा तब यहाँ पे ये कलेक्ट कर लेगा किसको, ओवम को। तो द इनफंडिबुलम क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम। देन आता है हमारा एम्प्यूला। सो एम्प्यूला क्या होता है ना, ये इनफंडिबुलम का अपर पार्ट होता है जो कि वाइड होता है, जो एम्प्यूला होता है। देन एम्प्यूला के बाद हम इस्थमस, मतलब इस्थमस एक मतलब थर्ड वाला, मतलब एम्प्यूला के बाद जो आता है हमारा ओवरियन इस्थमस, ये एक नैरो लूमेन एंड इज जॉइंट्स विद द यूटेरस। तो मतलब यहाँ से जब ओवरी से हमारा ओवम निकलेगा, इसको कलेक्ट करेगा हमारा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से हमारा जाएगा एम्प्यूला, और वहाँ पे ही वो वेट करेगा। किसका वेट करेगा कि स्पर्म अगर आता है तो वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन, तो एम्प्यूला इज़ द फर्टिलाइजेशन पॉइंट।
ये याद रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एम्प्यूला में क्या होता है, स्पर्म आता है, स्पर्म आके ओवम वहाँ पे होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ ओविडक्ट्स, तो फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ओवा को कलेक्ट करता है फ्रॉम ओवरी। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ओवा टिल द फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ये क्या करेगा, ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और थर्ड फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को भी लेके आएगा, तो ये भी असिस्ट करता है स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में। ओके, एंड ओवरऑल ये क्या करता है ना, डायरेक्शन दिखाता है ओवम को टूवर्ड्स द यूटेरस। यूटेरस में अल्टीमेटली क्या होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन होगा। तो अल्टीमेटली फर्टिलाइज्ड जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग को डायरेक्शन दिखाता है टू द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन एंड नेक्स्ट। देन हमारा यूटेरस, सो यूटेरस is a single and also called womb. Okay, so it is a pear shaped hollow organ. Okay, so it is mainly a muscular organ and इसका लेंथ लगभग 7.5 सेंटीमीटर से एंड विथ 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। एंड ये क्या होता है, इसका 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी, दूसरा होता है सर्विक्स, 2 पार्ट होते हैं बॉडी एंड सर्विक्स। ओके, लाइक हाँ, ये यू कैन सी दिस इज द यूटेरस एंड इसको ये होता है हमारा बॉडी एंड ये होता है हमारा सर्विक्स। ये होता है बॉडी पार्ट, ये होता है सर्विक्स पार्ट। सो द अपर ब्रॉड रीजन को हम बॉडी बोलते हैं एंड सर्विक्स मतलब ये जो लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है नीचे में, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। एंड यही सर्विक्स क्या होता है, सर्वाइकल कैनल से खुलता है एंड यही सर्वाइकल कैनल एंड द वेजाइना दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, बर्थ कैनल। क्या बनाते हैं मतलब ड्यूरिंग द पैचुरेशन द बेबी विल कम आउट इन दिस वे। सो द सर्वाइकल कैनल एंड द वेजाइना ultimately they will form the birth canal so that the grown fetus or the baby will come out from the mother womb. So यही होता है environment, बेबी यहाँ पे ही इम्प्लांटेशन होके यहाँ पे ही रहता है। ओके, सो as this is a muscular tissue और muscular organ, इसका 3 लाइनिंग होता है, 3 लेयर होता है। क्या क्या होता है ना, अगर हम एक्सटर्नल से बाहर को जाएंगे मतलब बाहर से अंदर जाएंगे, तो ये अगर हमारा यूटेरस हुआ तो इसमें 3 लेयर का टिश्यू पाया जा सकता है। जो बाहर का होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये थिन एक्सटर्नल लेयर होता है, और अंदर होता है मायोमेट्रियम एंड सबसे अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंड दिस एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन के टाइम में यही क्या होता है, एंडोमेट्रियम मंथ में मतलब ईच मंथ में जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में यही एंडोमेट्रियम से हमारा ब्लीडिंग होता है, मतलब पीरियड्स के जैसे, मतलब पीरियड्स जिसको बोलते हैं, यही मेंस्ट्रुएशन के टाइम में एंडोमेट्रियम से ब्लड का शेडिंग होता है, ब्लड वेसल का ब्लड यहीं से ही बाहर जाता है थ्रू द vagina. Okay, so this endometrium undergoes cyclical changes during the menstrual cycle. Okay, so the wall of the uterus has 3 layers of tissue. First is the external thin perimetrium, middle thick smooth muscle that is the myometrium, and the inner glandular layer that is the endometrium. And finally इसका फंक्शन क्या होगा, सो इसका भी हम फंक्शन देखें तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ यूटेरस क्या होता है, ये अकोमोडेशन देता है किसको, फर्टिलाइज्ड ओवम को टिल बर्थ। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये रहने का जगह देगा किसको, द फर्टिलाइज्ड एग को। जब तक वो बेबी बढ़े, जब तक वो फुल ग्रोथ ना हो जाए, फुल उसका ग्रोथ हो जाए, ये वहीं पे ही रहेगा। तो ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है।
एंड क्या करता है ना, ये एक्सपेलेशन में भी हेल्प करता है। जब बच्चा अच्छे से ग्रोथ हो जाए तो जो मायोमेट्रियम होता है, जो मिडल वाला लेयर होता है, वो कंट्रैक्शन स्टार्ट, मतलब वहाँ से ही कंट्रैक्शन होता है जो कि बच्चे को बाहर जाने में एक्सपेल करता है। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये एक जानने वाला चीज़ होता है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यूटेरस अपने ओरिजिनल शेप को फिर से बैक कर जाता है, ओरिजिनल शेप और पोजीशन में बैक कर जाता है। मतलब लगभग 8 वीक के बराबर टाइम में वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जब एक बच्चा यूटेरस में है या फिर कोई प्रेगनेंसी के टाइम में, उसका शेप साइज बढ़ जाता है, किसका, यूटेरस का। एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ अगेन ये क्या करता है, ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो वह ना बड़ी कमाल का चीज़ यूटेरस का। ओके, सो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, नाउ विल कम टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये क्या होता है हमारा वाजाइना, और द outer part is the female copulatory organ. Okay, so it include the mons pubis, labia majora, labia minora, and hymen and the clitoris. So clitoris is the sensitive part, or it takes part in the sexual drive or the sexual excitement. Okay, so mons pubis is a cushion fatty tissue. ये क्या होता है, एक फैटी एडिपोज टिश्यू होता है जो कि स्किन में कवर्ड होता है एंड इसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी पाया जाता है। एंड लैबिया मेजोरा, ये क्या होता है, ए फ्लेसी फोल्ड, ये कवर करके रखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया को। ये लैबिया मेजोरा पहले पाया जा सकता है, देन विच एक्सटेंड डाउन टू द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वैजिनल ओपनिंग। द लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड अप टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। ओके, तो पहले हुआ हमारा लैबिया मेजोरा, देन लैबिया माइनोरा। ये क्या होता है, इनफोल्डिंग, जैसे स्किन का इनफोल्डिंग, जैसे कुशन जैसे एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है। उसके अंदर वाजाइना हमारा एक मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन उसके ऊपर ढका हुआ होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। तुम लोग सुने होंगे हाइमेन ब्रेक, हाइमेन। सो मतलब क्या होता है इसका, मतलब वाजाइना जो हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। ओके, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हाइमेन ब्रेक हुआ मतलब वर्जिनिटी, ये सब, ये हम एक बायोलॉजिस्ट, अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना चाहिए कि हाइमेन का ब्रेक होना मतलब कि वो लड़की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स में पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, ये कोई उसका प्रूफ नहीं होता। तो मतलब ना हाइमेन ब्रेक बहुत सारे रीज़न के लिए हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, हॉर्स राइडिंग हो, या फिर हम आजकल हम वाजाइनल टैम्पोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हाइमेन ब्रेक हो सकते हैं। पर पास्ट में लोगों का ये बहुत बड़ी गलतफहमी था कि हाइमेन ब्रेक हुआ है मतलब लड़की वर्जिन नहीं है या फिर वो पहले से ही कई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। पर एज ए बायोलॉजिस्ट वी कैन से द हाइमेन ब्रेक may be due to from various reasons like sports activity or etc. Okay, so the presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience. Okay, and last about the clitoris. So clitoris is a tiny finger like structure which lies at the upper junction of the two labio minora. सो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। ये क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब यहाँ बहुत सारे नर्व एंडिंग होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल कम टू द फीमेल सेक्स ग्लैंड्स, मतलब कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं। तो पहले आएगा हमारा मामरी ग्लैंड। ओके, सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ अ मामरी ग्लैंड. So we can say mammary glands or breast are vestigial in male. Okay, these are fully developed in female only. Okay,
So the functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. So as a mammal सबके पास, सभी फीमेल के पास मामरी ग्लैंड पाया जाता है. तो मामरी ग्लैंड्स आर ए पेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू जिसमें पाया जाता है एंड एडिपोज टिश्यू से भी ये बना होता है. तो मामरी ग्लैंड कौन से टिश्यू से बना हुआ था, ये क्वेश्चन आता है. एडिपोज टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू. So glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. mammary lobes में होता है, डिवाइडेड होता है, जिसको जिसमें हम पाएंगे क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली. तो एल्वियोली सेल्स, यही एल्वियोली सेल्स क्या करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं, जो कि फर्दर कैविटी में स्टोर होके रहता है एंड थ्रू द ट्यूबल्स it collected into the mammary duct and these ducts opened into a mammary ampulla, जो कि एक फाइनली एक लैक्टिफेरस डक्ट से होके निप्पल से इजेक्ट होता है मिल्क, जो कि हमारे आफ्टर डिलीवरी ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेबी को. ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है. तो अगर हम ये पिक्चर देखें तो ये होता है मैमरी लोब, देन मैमरी लोब्स पाया जा सकते हैं, देन मैमरी अल्वियस, इधर मिल्क हमारा प्रोड्यूस होगा, देन डक्ट से होके एम्पुला से जाके लैक्टिफेरस डक्ट से होके हमारे निप्पल से मिल्क सिक्रेशन होगा. ओके, सो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क इज इजेक्टेड फ्रॉम हियर. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे गैमेटोजेनेसिस, दैट इज़ द oogenesis एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने में ना भूलें. ओके, टिल देन थैंक यू.